लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास का हम लोगों का टॉपिक है भारत में संविधान का निर्माण। भारत में संविधान का निर्माण राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रारंभ हुआ। संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ है राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान। और संविधान का निर्माण किया है किसने, आपको सवाल आएगा, क्या बताएंगे? संविधान का निर्माण किया संविधान सभा ने, और संविधान सभा का निर्माण किया प्रांतीय विधानसभा के सदस्य और देशी रियासत के सदस्यों ने, रियासत के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के गठन में भाग लिया गया। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन में मतदान किया था जनता ने, परंतु इस मतदान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मान्यता प्रदान नहीं किया गया था, क्योंकि केवल 10 से 18% लोगों को ही मताधिकार दिया गया था। और यह प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया, क्योंकि उन लोगों को मताधिकार दिया गया था जो ब्रिटिश सरकार के राजभक्त थे या निश्चित टैक्स को ब्रिटिश सरकार को अदा करते थे ब्रिटिश भारत में, खाली उन लोगों को। इसलिए हमको अगर यह सवाल आए कि संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ या सीमित मताधिकार के आधार पर, तो क्या लगाएंगे? सीमित या वर्गीय मताधिकार। सीमित और वर्गीय अगर दोनों हो तो आपको लगाना है वर्गीय मताधिकार। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग क्लास के लोगों को अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार से अलग अलग परसेंटेज में मताधिकार को प्रदान किया गया था। इसलिए भारत में ऐसा एक सवाल आपको याद करना है, भारत में अंतिम शक्ति किसमें निहित है? अंतिम शक्ति निहित है भारत की जनता में, जबकि सर्वोच्च है भारत में सर्वोच्च है कौन? भारत में सर्वोच्च है संविधान, और अंतिम शक्ति निहित है किसमें? जनता में। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन फाइनल पावर जनता में है, क्योंकि प्रस्तावना का प्रारंभ होता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, देश की एकता, अखंडता और बंधुत्व के भावना को बढ़ाने वाली संकल्पना को ध्यान में रखकर 26 नवंबर 1949 शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा में अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। ऐसा बतलाया गया, जो इस बात को नोटिस करता है कि अंतिम शक्ति जनता में निहित है। भारत की जनता ही संप्रभु है। इसलिए भारत में कौन सी संप्रभुता पाई जाती है? लोक संप्रभुता। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। इसलिए 2 सवाल आपको मालूम हुआ। अब आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि संविधान का निर्माण राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही प्रारंभ हो गया था और यह सिलसिला
स्टार्ट हुआ। सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किया गया। गठन के मांग सर्वप्रथम किया गया 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में की गई और इसके बाद 1922 ईस्वी में 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय स्वाधीनता ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान किया गया कोई उपहार के वस्तु नहीं होगा। भारतीय स्वाधीनता ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान किया गया कोई उपहार की वस्तु नहीं होगा, अर्थात भारतीय संविधान का निर्माण भारतवासी ही करेंगे। 1924 में इसका समर्थन पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा भी किया गया था। मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया औपचारिक रूप में संविधान निर्माण की मांग सर्वप्रथम औपचारिक रूप में संविधान निर्माण की मांग सर्वप्रथम मानवेंद्रनाथ M.N. राय के द्वारा किया गया। देखिए, मानवेंद्रनाथ राय के द्वारा यह मांग किया गया 1926 ईस्वी में। अब भारत में संविधान का निर्माण और संविधान सभा का गठन यह राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की प्रक्रिया का भाग रहा। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलनकारियों के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की जाती रही। उसी संविधान सभा के गठन के संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा औपचारिक रूप में मानवेंद्रनाथ राय के द्वारा 1926 ईस्वी में इसकी मांग की गई और कहा गया कि संविधान का निर्माण करना औपचारिक रूप में आवश्यक है। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में भी अनेक घटनाक्रम घटित हो रहे थे और ऐसे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के घटित होने वाले घटनाक्रमों ने भी भारत में संविधान निर्माण पर अपना इम्पैक्ट और प्रभाव को छोड़ा है। इसी संदर्भ में अगर कुछ राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के घटनाक्रमों को अगर आप देखते हैं तो मालूम होगा कि 1918 ईस्वी में राउलेट एक्ट पारित हो गया, जिसको सिडनी राउलेट की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था और इस एक्ट के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करना और जूरी के समक्ष ले गए बिना कि उसे जेल में बंद कर देना। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के अंतर्गत ऐसे कानून के निर्माण का उद्देश्य था भारत में चलने वाले राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को कुचल देना।
इस राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से रौलट एक्ट को पारित किया गया। और जब रौलट एक्ट को पारित किया गया तो संपूर्ण भारतवर्ष में इसका कड़ा प्रतिरोध हुआ। और इसी प्रतिरोध को करते हुए डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किसलू को पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय के रूप में याद किया जाता है, जबकि जनरल डायर के द्वारा आज चारों तरफ से सभी रास्तों को बंद करके अंधाधुंध गोलियां चला दी गईं, जिसमें बूढ़े, महिलाएं और बच्चे भी अपनी जान को गंवा बैठे। तो ऐसा जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। 1919 में अनेक प्रकार की समितियों का इसके जांच के लिए गठन कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा लिफापोती कर दी गई हंटर कमेटी का गठन हुआ, लेकिन कोई भी पनिशमेंट जनरल डायर को न दे करके लॉर्ड सभा के द्वारा जनरल डायर को तलवार और एक पुरस्कार राशि प्रस्तुत किया गया, भेंट कर दिया गया, जिससे खिन्न होकर के ऊधम सिंह जैसे नौजवान ने लंदन में जाकर के जनरल डायर की हत्या कर डाली। इसी के क्रम में 1920 का असहयोग आंदोलन आता है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की मांग की जाती है और यह असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को उस समय अकस्मात बंद हो जाता है, क्योंकि उसी समय चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को उपद्रवी भीड़ ने जिंदा जला दिया। तब 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी के द्वारा बारडोली प्रस्ताव को पारित करके असहयोग मूवमेंट को रोक दिया गया। इसके प्रतिरोध में 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है और कांग्रेस के अंतर्गत एक दूसरी बार फूट पड़ जाती है। एक नया दल आता है, स्वराज दल। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और विट्ठल भाई पटेल जैसे लोगों ने मिलकर इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य था कि विधायिका में जा कर के अड़ंगे की नीति को लागू करते हुए किसी भी बिल को पारित करने से रोक देना। 1924 से लेकर 26-27 तक सामान्यतः भारत में आतंकवादी या उग्रवादी गतिविधियां प्रारंभ हो गई। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में, जिसने ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिया कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की आवाज़ को सुना जाए। इसी क्रम में जिस 1919 के शासन अधिनियम की समीक्षा 1929 में होनी थी, उसी समीक्षा को करने के लिए आनंद फानन में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। साइमन कमीशन का गठन कर दिया और साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा गया। इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को सम्मिलित नहीं किया गया था। साइमन कमीशन के अंतर्गत किसी भी भारतीय सदस्य को सम्मिलित न करने की, किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल इसमें नहीं किया गया था। किसी भी भारतीय सदस्य को सम्मिलित न करने की सिफारिश किया था। किसने? आपके एग्जाम में यह सवाल आया
लॉर्ड इरविन के द्वारा इस बात की सिफारिश की गई थी कि किसी भी भारतीय सदस्य को इसमें सम्मिलित न किया जाए, क्योंकि कोई भी भारतीय सदस्य किसी भी मुद्दे पर आपस में सहमत नहीं है। किसी भी भारतीय सदस्य को सम्मिलित करने का आशय होगा कि कोई भी सकारात्मक रिकमेंडेशन साइमन कमीशन के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसलिए साइमन कमीशन का गठन किया गया, लेकिन इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को सम्मिलित नहीं किया गया और भारतीय सदस्य को सम्मिलित न करने की सिफारिश किया था किसने? लॉर्ड इरविन ने। और इसका उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधार की प्रगति की समीक्षा करके आपने सिफारिश करना यह इसका उद्देश्य बनाया गया था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और इस साइमन कमीशन के संपूर्ण भारतवर्ष में कड़ा विरोध किया गया। वह कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसका विरोध किया, क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को सम्मिलित नहीं किया था। साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा, हर जगह इसके खिलाफ आंदोलन हुए और ऐसा ही एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ लाहौर में, और उसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिनको लाठियों से पीट करके उनके मृत्यु करार कर दी गई। उनके मृत्यु हो जाती है और लाला लाजपत राय के मृत्यु हो जाने पर यह महत्वपूर्ण हो गया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा केवल आंदोलन को कुचलने का ही कुचक्र रचा जा रहा है। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर पड़ रही लाठियाँ ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होंगे। इस बात को उनके द्वारा कहा गया। 1928 में श्वेत कमीशन भारत आया था, लेकिन किसी भी भारतीय सदस्य को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। देखिए, ये तो बात ऐतिहासिक है, आप इसका अध्ययन इतिहास के अंतर्गत करेंगे, पर हम आपको बताना चाहते हैं कि संविधान निर्माण का यह महत्वपूर्ण स्टेप है और इस स्टेप ने एक प्रभाव डाला ब्रिटिश सरकार के ऊपर। साइमन कमीशन का विरोध इतना उग्र और तेज था कि अब ब्रिटिश सरकार को कुछ समझ में नहीं आया। तब लॉर्ड ब्रेकनहेड के द्वारा जो तत्कालीन गृह सचिव थे, भारतीयों को संविधान निर्माण की चुनौती दी गई। भारतीयों को संविधान निर्माण की चुनौती दे दी गई कि अगर आपने केवल विरोध किया है, संविधान का निर्माण करके दिखाएं तो जाने। और इस चुनौती को पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसको स्वीकार कर लिया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में इसको स्वीकार कर लिया गया और इसको स्वीकार करते हुए देश का एक भावी संविधान इनके द्वारा तैयार किया गया। और इस नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे। कौन कौन सी बातें थीं? आपको यह सवाल आता है कि नेहरू रिपोर्ट में कौन सी बात नहीं थी। आपको आया तो इसमें पहला प्रावधान किया गया था कि
औपनिवेशिक स्वशासन की स्थापना की जाए, माने डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की सिफारिश इनके द्वारा की गई थी। दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश किया गया कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को खत्म कर दिया जाए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कहा गया कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाए, जिसका निर्माण ब्रिटिश भारतीय प्रांत, देशी रियासत और चीफ कमिश्नरी प्रांत से मिलकर होगा। अगला कहा था कि संसदीय शासन को लागू किया जाए और भारत के नागरिकों को 19 प्रकार का मूलाधिकार प्रदान किया जाए। इतनी महत्वपूर्ण सिफारिशें नेहरू रिपोर्ट के द्वारा कर दी गई और इसको देश का पहला भावी संविधान भी कहा गया कि इसके अंतर्गत ऐसे प्रावधान कर दिए गए थे जिसने एक भावी संविधान की रूपरेखा खींची थी। सबसे महत्वपूर्ण बात था कि इसके अंतर्गत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को खत्म करने की बात की गई और कहा गया कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया जाए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को खत्म करने की सिफारिश मुस्लिम लीग को बहुत ही नागवार लगी, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के प्रतिक्रिया में ही नेहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रिया में 14 सूत्री कार्यक्रम का प्रतिपादन किया गया। आपको आएगा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रतिपादन कब किया गया था? नेहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रिया में। और नेहरू रिपोर्ट की कौन सी बात उनको अच्छी नहीं लगी? यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को खत्म करने की सिफारिश इनके द्वारा की गई थी और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रारंभ पार्लियामेंटू सुधार अधिनियम 1909 के अंतर्गत किया गया था। इस प्रकार से यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेकर के मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक बार फिर तनातनी उत्पन्न हो गई थी। तो अंततः इस क्लैशिंग के कारण मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 सूत्रीय कार्यक्रम को प्रस्तुत कर देने के कारण नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के मत में विभिन्नता के कारण ब्रिटिश सरकार को एक बहाना मिल गया और अंततः ब्रिटिश सरकार के द्वारा नेहरू रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। तब 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। आपको आएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 में। किसने किया था? यह जवाहरलाल नेहरू ने किया था और उसमें पूर्ण स्वराज की सर्वप्रथम मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग किया जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। उन्होंने लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी थी और इन 11 सूत्री मांगों के अंतर्गत यह कहा था कि यदि इन मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है तब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर देंगे। इस बात को ध्यान में रखकर उनके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से प्रारंभ करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके
नमक कानून को तोड़ करके कर दिया गया था। खैर ये तो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की बात रही, लेकिन संविधान सभा के गठन की मांग, संविधान सभा के गठन के मांग एक दल के रूप में सर्वप्रथम स्वराज दल के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के गठन की मांग एक दल के रूप में किसने किया? स्वराज दल ने। और यह कब किया था? 1945 में, 1934 ईस्वी में। आपको आएगा कि किस पार्टी के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किया गया? तो स्वराज दल के द्वारा। और कब किया गया था? 1934 ईस्वी में। स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करते हुए इस बात पर बल दिया था कि संविधान सभा का गठन ब्रिटिश सरकार के द्वारा अति शीघ्र कर दिया जाना चाहिए। इसलिए हमको अगर सवाल आता है कि किसी दल के रूप में संविधान निर्माण, संविधान सभा के गठन की मांग को सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो स्वराज दल के द्वारा इसकी बात की गई थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसके बाद 1936 में एवं 1939 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया। कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया। 1936 एवं 1939 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसका समर्थन किया गया। 1936 और 1939 में कांग्रेस पार्टी ने इस बात का समर्थन किया कि संविधान सभा का गठन किया जाए। लेकिन 1939 ईस्वी में ही दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था और दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण एक समस्या उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा कांग्रेस पार्टी के सहयोग और उसकी सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शरीक होने की घोषणा कर डाली। इस बात से क्षुब्ध होकर कांग्रेस ने अपने सभी राज्यों के मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया था। इस त्यागपत्र देने के कारण 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। और इस मुक्ति दिवस का समर्थन मुस्लिम लीग के साथ साथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी किया था। 1939 ईस्वी में 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। और क्योंकि कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया था, तो उन्होंने कहा कि चलिए अच्छा है कि अब कांग्रेस से देश को मुक्ति प्राप्त हो गई, इसलिए मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी मुस्लिम लीग का इस संदर्भ में समर्थन किया था। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में सर्वप्रथम औपचारिक रूप में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के
इस मांग को स्वीकार कर लिया गया। इस मांग को स्वीकार कर लिया गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतवासी ही करेंगे। तो इसलिए आपको अगर यह प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा औपचारिक रूप में भारतीयों की इस मांग को कब कबूल किया गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतवासियों के द्वारा ही होगा, तो यह बात आपको लगाना है 1940 के अगस्त प्रस्ताव में, जबकि 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत भी इसी बात को स्वीकार किया गया। और क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत कहा गया कि भारत को 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा भी इस बात को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसमें भारत को डोमिनियन स्टेट देने की बात कही गई थी, अर्थात भारत को औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा प्राप्त होगा और भारतवासी भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। इस बात को प्रस्तावित किया गया था। इस बात को प्रस्तावित करने पर महात्मा गांधी के द्वारा इसकी भर्त्सना की गई और महात्मा गांधी ने 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव को 1942 के इस क्रिप्स प्रस्ताव को डोमिनियन स्टेट को दर्जा देने की बात को ध्यान में रखकर कहा कि यह पोस्ट डेटेड चेक के समान है। कहा कि यह उत्तर दिनांकित चेक है जिसकी तारीख अब ओवर डेट हो चुकी है। कहा कि क्यों इसकी तारीख ओवर डेट हो चुकी है। कहा कि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, ब्रिटिश सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था और 1928 के पश्चात 1942 तक लंबा वक्त आ गया और इस लंबे वक्त में अब डोमिनियन स्टेट की बात करना उचित नहीं है। इसलिए क्रिप्स प्रस्ताव पोस्ट डेटेड चेक के समान है। क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया और डोमिनियन स्टेट के प्रस्ताव के द्वारा जो दिया जा रहा था उसको अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए आपको आएगा महात्मा गांधी के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड कब कहा गया था, 1942 ईस्वी में। आपको मालूम है कि क्रिप्स प्रस्ताव में भी औपचारिक रूप में 1940 के अगस्त प्रस्ताव वाली बात को स्वीकार कर लिया गया था कि भारतवासी भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे, बट इस प्रस्ताव पर भी भारतीयों की कोई सहमति नहीं हुई। मिला जुला करके एक बात कहना उचित है कि क्रिप्स प्रस्ताव असफल हो गया और क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता ने भारत छोड़ो आंदोलन को गति प्रदान कर दी और इसी क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के कारण 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन था कि इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को हिला करके रख दिया था। ब्रिटिश सरकार को हिला करके इसलिए रख दिया था क्योंकि इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को इस बात का अब एहसास हो चला था कि भारत में लंबे अरसे तक शासन करना और यहाँ पर टिके रह पाना संभव नहीं होगा। इसलिए उनके द्वारा अपने रणनीति में परिवर्तन किया गया और इस रणनीति में परिवर्तन करने की ब्रिटिश शासन के अपने आंतरिक दशा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के पड़ने का कारण भी विद्यमान था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव ब्रिटिश सरकार के ऊपर पड़ रहा था और ये कहा जा रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वार जहाँ पर डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए हो रहा है, वहीं पर अगर ब्रिटिश सरकार के द्वारा
भारतीयों के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को नृशंसतापूर्वक कुचल दिया जा रहा है, तो यह अपने आप में विरोधाभास है, अंतर्विरोधी है। इसलिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को उसकी स्वाधीनता प्रदान कर दी जाए, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय दबाव ब्रिटिश सरकार के ऊपर डाला जा रहा था। खास करके अमेरिका ने ब्रिटिश सरकार के ऊपर ऐसा दबाव डाला था कि भारत को उसकी स्वाधीनता प्रदान कर दी जाए। इसके साथ साथ जब हम 1944-45 तक आते हैं तो इस बात को देखते हैं कि ब्रिटेन में आम चुनाव होता है और आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार जाती है और लेबर पार्टी की सरकार सत्तासीन हो जाती है। और लेबर पार्टी की सरकार सत्तासीन होने पर उनको भारतीयों के साथ रहमदिली आता है और यह पार्टी ने भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखते हुए इस बात को औपचारिक रूप में स्वीकार कर लिया कि भारतीयों को उनकी सत्ता सौंप दी जाए, भारत में एक सफल डेमोक्रेटिक कंट्री की स्थापना की जाए, भारत संसार का एक शक्तिशाली लोकतंत्र स्थापित होगा और यह एक सफल लोकतंत्र के रूप में संसार का मार्गदर्शन करेगा। इस बात का एहसास ब्रिटेन में लेबर पार्टी को हो चला था, उनको भारतीयों के साथ सहानुभूति थी। इसी बात को ध्यान में रख करके उनके द्वारा अंततः भारतीयों के इस मांग को कबूल कर लिया गया कि भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाए और सत्ता को सौंपने के लिए उनके द्वारा अंततः मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को मिलाकर के एक आयोग का गठन कर दिया गया और उस आयोग का नाम इसीलिए कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडलीय योजना कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने आपने आज के इस क्लास के अंतर्गत इस बात का जिक्र किया कि भारतीय संविधान के निर्माण का यह सिलसिला राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से प्रारंभ होता है और यह क्रमशः निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान का निर्माण करने के लिए किस प्रकार से सिफारिशें की गई, इस बात का अध्ययन हम लोग अपने अगले क्लास में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।